केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने 9वीं बार बजट पेश किया। और क्या इस बजट में महंगाई के लिए, नौजवान, किसान और महिलाओं के लिए क्या विशेष चीजें दी गई है? बजट को लेकर हम बात करेंगे। जो समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष शहजिया चौधरी जी, इस इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? भाजपा सरकार कह रही है जनहितकारी बजट है, क्या जनता के लिए क्या विशेष है? देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है, देश में से अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। ये जो बजट है, ये सिर्फ देश के 5% धनाढ्य लोगों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया। दूसरी तरफ किसान जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट हो या बीजेपी की सरकार जो है, वो चुनाव के वक्त 1.5 गुना उनकी आय का वादा करती हैं, बार बार लाभ लेती हैं उस चीजों का, लेकिन कहीं भी किसानों के लिए कोई लाभ पहुंचाने की रोड मैप इस बजट में नहीं है। दूसरी तरफ 2047 को विकसित भारत का बजट ये बताया गया, कोई रोड मैप नहीं है। आप विकासशील देश की श्रेणी से बाहर आने पर खड़ा है देश, और आप बात कर रहे 2047 की। बजट आज के लिए पेश हुआ, बात बताते हो 2047 में ऐसा होगा। अब क्या होगा ये बताना चाहिए था बजट के अंदर, ये प्रोविजन किया करना चाहिए था। दूसरी तरफ बड़े लोगों के जो नंबर 2 के पैसे इकट्ठा करने की जो स्कीम है, उसको लाभ देने के लिए इसमें प्रोविजन किया गया। पहले इनकम टैक्स चोरी करने पर सजा का प्रोविजन था, वो हटा दिया। पैसे किन लोगों के पास हैं? बड़े व्यापारियों के पास, टाटा उनके पास है, रिलायंस के पास है, अडानी के पास है। जब ये लोग अपनी इनकम टैक्स का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो सिर्फ छोटा मोटा उनके ऊपर जुर्माना लगेगा और कोई जवाबदेही नहीं। दूसरी तरफ विदेश में इलाज कराने वाले लोगों के लिए जो वो था 5% से स्लैब घटा के 2% कर दिया गया। वहां इलाज कराने कौन जाता है? बड़े लोग जाते हैं। आम आदमी तो कोई इलाज कराने देश से बाहर जा नहीं रहा है। तो ये बजट ना मिडिल वर्ग को कहीं सपोर्ट करता है, ना कम पैसे वालों को सपोर्ट करता है। ये बजट सिर्फ उन लोगों के लिए जो पर्दे के पीछे से बड़े उद्योगपति देश के सरकार चला रहे, उनको लाभ दे देने वाला बजट है। यानी आपका कहना है जो आम आदमी के लिए बजट पेश होना चाहिए था, जो चीजें होनी चाहिए थी आम आदमी के लिए, वो आम आदमी के लिए ना हो के वो जो बड़े लोग, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए दी गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। हाँ, महिलाओं के लिए बजट में क्या प्रोविजन किया गया, कोई नहीं बता रहा है। दूसरी तरफ बेरोजगारों के लिए क्या प्रोविजन है, वो कोई नहीं बता रहा है। ना इसमें कोई प्रोविजन किया गया किसानों के लिए, क्या प्रोविजन किया गया ना मिडिल क्लास के लिए। जब बजट आता था तो देश की मिडिल क्लास वर्ग उसकी तरफ आशा भर के देखते थे कि हमारे लिए कोई स्कीम आएगी। क्या स्कीम है मिडिल क्लास के लिए? महंगाई पर क्या राहत देखते हैं? आपकी राहत मिलेगी या महंगाई और बढ़ेगी, घटेगी? किस तरह से आपका नजरिया है महंगाई को लेकर? देखिए, देश में हालात देखिए आप। हम तेल कौन से देश से खरीदेंगे, ये तय करता है अमेरिका का राष्ट्रपति। आप कल ही देखिए, उन्होंने कहा वेनेजुएला से खरीदेगा तेल हिंदुस्तान, रशिया को छोड़कर। रशिया में सस्ता तेल दे रहा था। जब सस्ती चीजें आनी बंद हो जाएंगी देश के अंदर, तो महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई तो बढ़ेगी। तेल वेनेजुएला से आप खरीदेंगे शर्त पर अमेरिका की, वो पहले ही डिक्लेयर कर देता है। तो महंगाई पे कंट्रोल करने वाली तो कोई कोई प्रोविजन इस बजट में नहीं किया गया, और ना महंगाई जो सरकार है मौजूदा, उसका कोई इस तरफ ध्यान नहीं है कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, आम लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाएगा। इस बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया। अगर बेरोजगारी की बात की जाए, बेरोजगारी की जब भी बात आती है, तो सरकार वादा करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और हम रोजगार दे भी रहे हैं। तो क्या इस बजट में कितनी ठोस योजना आप देख रहे हैं कि बजट में बेरोजगारी के लिए है, युवाओं के रोजगार के लिए है, कि बेरोजगारी युवाओं की खत्म होगी? बेरोजगार युवाओं के लिए रील कंटेंट बनाने का स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या रील कंटेंट बनाने से बेरोजगारी दूर हो सकती है? ये प्रोविजन मैंने अभी इसमें पढ़ा है बजट में, कि इस तरीके की क्लासेस जो हैं स्कूलों में अनिवार्य करेगी सरकार, जिससे रील बनाएंगे नौजवान और उन्हें रोजगार मिलेगा। भाई, रील बनाने से किसको रोजगार मिल रहा है? तो ऐसा कोई ठोस निर्णय इस बजट में नहीं है। और विदेश मंत्री जो हैं, वो ऐसा कोई चीज नहीं प्रस्तुत कर पाई कि लाभ किसको मिलेगा, बता ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। देखिए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, देश में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता, कोई अपनी बात नहीं रख सकता,
और बजट पर जिस तरीके के वो प्रोविजन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी और देश के जो बड़े समूह हैं, जो पीछे से सरकार को चला रहे हैं, उनके लिए सारे प्रोविजन इस बजट में किए गए। नौजवान के लिए रोजगार के लिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या एजुकेशन के लिए क्या विशेष चीज़ें और दी गई हैं? देखिए, शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए था, वो कहाँ बढ़ा। आप प्राइवेटाइजेशन तो कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में लगातार मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया जो है वो फीस बढ़ाती है। किसी देश की रीढ़ होती है एजुकेशन। अगर एजुकेशन ही सस्ती नहीं होगी, जब हम महंगी एजुकेशन प्राप्त करेंगे, और इसीलिए जो देश के युवा हैं, जो देश के ब्रेन हैं, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, जो किसी क्षेत्र में महारत रखते हैं, वो विदेश क्यों भाग रहे हैं देश छोड़ के? इसीलिए तो भाग रहे हैं कि वो जब महंगी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अब लोन लेते हैं, जमीनें रखते हैं अपनी परिवार की गिरवी, उन्हें बेचकर पढ़ते हैं बच्चे, वो विदेश जाकर पैसा कमाना चाहते हैं। सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप है ही नहीं। सरकार के पास ऐसा रोड मैप नहीं है अपने देश के पास कि जो शिक्षित वर्ग है, जो हमारे काबिल बच्चे हैं, जो लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं हर क्षेत्र में, वो उनके लिए क्या सरकार रोड मैप बना रही है? उनके लिए कोई रोड मैप नहीं है। शिक्षा सस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ शिक्षा देने की बात करते हैं, शिक्षा दी कहां जा रही है? अभी काहे के 3 एम्स बनाएंगे शिक्षा में, जो जितने पहले एम्स 3 आयुर्वेदिक एम्स की बात कही गई, जो पिछले एम्स बनाए कहा गया था कि हमने बनाएंगे बजटों में, उन पे कितनों पे काम हुआ है? बिहार में जो एम्स बन रहा था, आज तक उस पे एक गेट बना, कहीं उसकी बाउंड्री भी नहीं बनी। तो इस तरीके के हालात है। कितनी स्मार्ट सिटियों की घोषणा की थी पहले वाले बजटों में, हर बजट में 50 स्मार्ट सिटी बना देंगे। कोई एक स्मार्ट सिटी इन 9 साल में कंप्लीट हुई हो तो वो आप हमें बता दें। यानी जो वादे किए जाते हैं बजट के दौरान वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई देते, जब अगला बजट आता है, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। देखिए, जैसे आज बजट आया, अब चर्चा होगी बजट में क्या चीज नई आई है, क्या कम की गई, क्या ज्यादा की गई, और हम 1-2 दिन में उस चर्चा से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद जब नया बजट आएगा तो गवर्नमेंट ये नहीं बता रही पिछले वाले बजट में हमने क्या वादे किए थे, किस क्षेत्र में कितना बजट का आवंटन किया था और हमने कितना उसमें इस्तेमाल किया है। कोई कुछ बताने की जानकारी देने के लिए तैयार नहीं। एक नई चीज बता देते हैं, नया फॉर्मूला लिया है कि 2047 का विकसित बजट है। 20 साल में करेंगे क्या? जरूरी है इनकी सरकार रहेगी 20 साल तक? सपना देखना अच्छी बात है, राष्ट्र को आगे ले जाना अच्छी बात है, राष्ट्र के लिए एक रोड मैप तैयार करना अच्छी बात है, लेकिन वो रोड मैप आप बताओ तो किसी को कि उसमें आप कर क्या रहे हो? तो ये निराशाजनक है। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, देश की रीढ़ किसानों के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ 20%, 5% वो बड़े घराने देश को जो चला रहे पर्दे के पीछे, 15% वो लोग जो संपन्न हैं, उनके लिए ये बजट अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। चोरी का पैसा इकट्ठा करने की रियायत इसमें दी गई है कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कीजिए, इनकम टैक्स में आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपके पास ये पैसा कहां से आया है, तो उस पर एक पेनल्टी दीजिए और आपको कोई सजा नहीं मिलेगी और आपका डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो बड़े लोगों के लिए सब प्रोविजन किए जा रहे हैं। आपने बात की कि जो अगर विदेश में इलाज कराने जाएगा तो 2% उसको देना पड़ेगा अगर 10 लाख से अधिक का होगा, पहले 5% हुआ करता था। ऐसा ही पढ़ाई के लिए भी उन्होंने किया है कि वह अगर पढ़ाई के लिए अगर 10 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है किसी की पढ़ाई में और विदेश पढ़ रहा है, तो जो 5% देना होता था वो 2% देगा। देखिए, मैं विदेशों में पढ़ाई पढ़ने जाने के लिए जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनमें पढ़ के जाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे विदेशों की तरफ भागेंगे तो आपका जो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है वो कहाँ है? हिंदुस्तान में जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं, हिंदुस्तान में से कोई उसकी यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी आप चाइना को देखिए, वहां की एक यूनिवर्सिटी ने जो नंबर 1 की यूनिवर्सिटी थी दुनिया की, उससे वो खिताब छीन लिया, क्योंकि वो अपने शोध पर पैसा कर रहे हैं, अपने शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए पैसा धन कर रहे हैं। यहाँ सरकार ने सारा शिक्षा तंत्र शिक्षा माफियाओं के अंडर कर दिया है। उसके पास कोई योजना नहीं है कि बच्चों को किस तरीके से आगे लेकर जाना है और किस तरीके से भविष्य में, ना ही तो अब एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों के पास कोई देश से उम्मीद है कि हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है कि हम विदेश न जाकर, अगर आप अच्छी पढ़ाई यहीं उपलब्ध करा देंगे तो विदेश क्यों जाएगा कोई? 10 लाख रुपए किसके पास रखे हैं विदेश जाने के लिए? ज्यादातर 90% बच्चे, 95% बच्चे लोन लेके जाते हैं। आप लोन की दर कम की है?
आप आप जो शिक्षा पे जो लोन है एजुकेशन पर, उसे 0% पे दीजिए, क्यों नहीं देते हो? आप उद्योगपतियों का इतना बड़ा बड़ा पैसा तो माफ कर देते हो, और जो एजुकेशन लोन है उसे फ्री कीजिए, जिससे जिससे बच्चे अगर बाहर नहीं जाने, आप उस पे एक टैक्स घटा रहे हो वहां जाने का, लेकिन पैसा तो उसको लोन पे ही लेना पड़ रहा है ना। तो अगर आप लोन देकर बैंक आपका पैसा कमा रहा है, बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, तो आपके देश में क्या व्यवस्था, सवाल ये उठता है। ये कह रहे हैं कि हमने राहत दी है कि दिसंबर तक पहले समय हुआ करता था रिटर्न फाइल का, लेकिन अब 3 माह बढ़ा दिया गया है। देखिए, राहत किस बात की दी जा रही है? जो अच्छे टैक्स पेयर हैं अपना समय पे टैक्स भरेंगे और इनकम टैक्स की फाइल करेंगे। ये राहत का क्या है? राहत का तो वो ये है ना कि बिजली का बिल तो मैं चला लेंगे, पैसा हम जमा नहीं करेंगे। तो ये, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर अगर गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, तो वो कानून ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका टैक्स भी आए और समय पर आए। लेकिन आप राहत किसे देना चाहते हैं? राहत आप बड़े उद्योगपति को तो देना चाहते हैं, छोटा वाला जो काम करने वाला उद्योगपति है या जो टैक्स पेयर है, वो तो अपना समय से टैक्स पेयर करते हैं। जॉब वाले अपना समय से टैक्स पेयर कर रहे हैं। इस बजट में लघु उद्योग के बारे में क्या बात की गई? चाइना इतनी तरक्की कैसे, किस आधार पर करा कि उसने लघु उद्योगों को, मिडिल क्लास का जो व्यापार था उसको, उसके पीछे अपने यहाँ सरकार आके खड़ी हुई, उन्हें सुविधाएं दी। यहाँ आप लघु उद्योग पर कोई बात ही नहीं होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज पर कोई बात नहीं हो रही है, जबकि अब से 10-15 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा जाल बन रहा था, जो बीजेपी गवर्नमेंट से आने से रुक गया। पहले उसने जीएसटी में स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म करी, और अब स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं। जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए राहत की बात देखने को मिल रही है कि जो जो कस्टम ड्यूटी उन पे लगती थी, टैक्स लगता था 5%, उसको खत्म कर दिया गया है कि जो 17 दवाइयाँ हैं, जो कैंसर पेशेंट के लिए एक राहत के लिए थी कि भाई इस बीमारी से इन दवाओं से बीमारी का उपचार होगा कैंसर में। देखिए, देश में कैंसर की बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रही है, उसका एक लार्ज स्केल है। और उन्होंने कैंसर की दवाओं पे जो वो ड्यूटी लगती है उसको घटाने की बात की है। ठीक है, वो आम जनता के की बात है। उसे तो सही मायनों में सरकार को तो ये करना चाहिए कि उस पे ड्यूटी माफ करनी चाहिए। पैसा तो सरकार की जेब में ही जा रहा है ना। अगर सरकार हेल्थ सेक्टर में गरीब आदमियों की इलाज की मदद के लिए अगर टैक्स फ्री कर देगी उस दवा को, टैक्स फ्री क्यों नहीं करते हो? उसमें तो ये नहीं है ना कि बड़े आदमी को कैंसर हो रहा है, तो गरीब लोगों को भी हो रहा है। तो अगर आप टैक्स फ्री दवा कर देंगे, उस पर सारी ड्यूटी को हटा देंगे, तो और अच्छा कदम होगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार गवर्नमेंट में होती, यानी सरकार होती इंडिया गठबंधन की, तो क्या परिवर्तन बजट में देखने को मिलता? देखिए, अगर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार होती, गठबंधन की सरकार होती, तो किसानों के लिए उसमें प्रोविजन किए जाते कि उनकी आय कैसे बढ़े, और बेरोजगार के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाते, निश्चित तौर पर इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडीज की बात की जाती है। बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले बहुत सारे सेक्टर्स में सब्सिडी थी, वो सारी सब्सिडी अब धीरे 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 खत्म की जा रही है। मैं ये भी नहीं मानता कि हर क्षेत्र में सब्सिडी दी जाए, लेकिन जो कृषि सेक्टर है हमारा, उसे सब्सिडी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अगर आप अपने किसान को उन्नत नहीं बता पाए, तो देश उन्नत नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार में ये चीजें आपको अलग से दिखाई